जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अर्थशास्त्र के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के वीडियो के साथ, जिसे हम राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम के नाम से भी जानते हैं। और हर तरह के एग्ज़ामों में, चाहे वह इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम हो या फिर किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं हो, यह टॉपिक एज ए जीएस और सब्जेक्ट दोनों ही तरीके से पूछा जाता है। तो इसलिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ साथ थोड़ा सा यह डिफ़िकल्ट भी है। इसलिए आइए राष्ट्रीय आय एवं उसके जो विभिन्न अवधारणाएं हैं, जैसे जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी इत्यादि, इसको हम एक एक करके देखेंगे और समझेंगे भी कि यह क्या है और कैसे इसका मेजरमेंट किया जाता है। तो आइए एक और ज्ञानवर्धक वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो इससे पूर्व कि हम राष्ट्रीय आय को जानें, उससे पहले राष्ट्रीय आय की कुछ अवधारणाएं हैं, उनको हम देखेंगे। तो राष्ट्रीय आय की जो अवधारणाएं हैं वह 8 हैं। जो सबसे पहली अवधारणा है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बाजार मूल्य पर। दूसरी जो अवधारणा है वह है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पे। ठीक इसी तरीके से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो यह जो चौथा कॉन्सेप्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसे ही हम घरेलू आय या डोमेस्टिक इनकम के नाम से भी जानते हैं। जो पांचवी अवधारणा है उसे हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या जीएनपी एट एमपी। छठवीं जो अवधारणा है वह है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। सातवीं जो अवधारणा है वह है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या एनएनपी एट एमपी। और आठवीं जो अवधारणा है वह है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस या एनएनपी एट एफसी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है साथियों, क्योंकि इसे ही हम नेशनल इनकम कहते हैं। यानी कि जो टॉपिक का अध्ययन हमें करना है वह यही एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे है। तो आपको नेशनल इनकम जानने के लिए आपको यह 8 कॉन्सेप्ट्स को जानना अत्यंत आवश्यक है, और आप इसे बड़ी ही आसानी के साथ जान सकते हैं यदि आप कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें तो आइए सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है उसे समझते हैं कि आखिर ये जो 8 अवधारणाएं हैं उसे हम याद कैसे करें। तो इन 8 अवधारणाओं को याद करना बड़ा ही आसान है। यदि आप देखेंगे तो इसमें जो 4 कॉन्सेप्ट हैं वो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट हैं। डोमेस्टिक का अभिप्राय घरेलू से है, और जो 4 बचे कॉन्सेप्ट हैं वो नेशनल कॉन्सेप्ट हैं। तो आप इन 8 कॉन्सेप्टों को 4-4 भागों में बांट सकते हैं। डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वह होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जो भी कॉन्सेप्ट है जिसे हम मार्केट प्राइस पे देख रहे हैं, उसी कॉन्सेप्ट को हमको फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत पे भी देखना है। तो जो दूसरा हमारा अवधारणा होगा वह होगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। यानी पहला जो कॉन्सेप्ट था हमारा वह था जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे, और दूसरा कॉन्सेप्ट भी जीडीपी है लेकिन साधन लागत पे, फैक्टर कॉस्ट पे। तो ये 2 अवधारणा हो गई। अभी तक जो हमारी 2 अवधारणा है उसमें हम ग्रॉस यानी कि सकल का प्रयोग करते थे। ग्रॉस में जब डिप्रिशिएशन हम घटा देते हैं तो वह नेट बन जाता है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और जो भी मार्केट प्राइस पे होगा वो फिर फैक्टर कॉस्ट पे भी होगा। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इस तरीके से आप इन 4 अवधारणाओं को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। 4 ये जो धारणाएं हैं वो सब के बीच में डी आता है। क्यों आता है डी? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये सब डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए इनके बीच में आप डी देखते होंगे। और
अब जो बचे 4 कॉन्सेप्ट हैं वह नेशनल कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन इससे पहले कि हम नेशनल कॉन्सेप्ट में जाएं, आपको एक बात समझना होगा कि जब भी हम डोमेस्टिक करेंगे तो उसका अभिप्राय होगा किसी देश के जो सीमा है उसके अंदर जो उत्पादन हो रहा हो उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक या घरेलू उत्पादन। लेकिन यदि उसी देश की सीमा से बाहर के क्षेत्र को भी यदि हम अपने विश्लेषण में शामिल करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए यदि घरेलू सीमा एक भारत देश की जो बाउंड्री है उसको माने, तो इस सीमा के अंदर जो भी क्रियाएं होंगी उसे हम डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट में लेंगे। लेकिन यदि इस सीमा से बाहर होने वाले जो कार्य हैं उनको भी यदि हम शामिल कर लें तो फिर वो नेशनल कॉन्सेप्ट बन जाता है। वहाँ नेशनलिटी की बात हो जाती है कि जो हमारे इंडियंस हैं या जो हमारे इंडियंस कोई फैक्ट्री है जो बाहर स्थित है तो उसे हम अपने नेशनल प्रोडक्ट में लेंगे। और हमारे देश के अंदर भी यदि कोई विदेशी कंपनी है तो उसका जो उत्पादन है उसको हम शामिल नहीं करेंगे। तो ये जो जब बाउंड्री के अंदर की सिर्फ बात हो तो हम उसे डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट करते हैं, और जब अपने देश के बाउंड्री के बाहर की भी चीज़ों को इंक्लूड और एक्सक्लूड करें तो फिर वह नेशनल कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो अब हम नेशनल कॉन्सेप्ट भी जीडीपी की तरह ही 4 होते हैं, तो इन्हें हम जीएनपी कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस, और फिर वही बात जिसकी भी मार्केट प्राइस होगी वह फैक्टर कॉस्ट पे भी मेजर होगा, तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। फिर जब ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन या मूल्यह्रास जिसको कहते हैं उसे हटा दिया जाता है तो नेट या शुद्ध बन जाता है, तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस, और जब एनएनपी मार्केट प्राइस पे है तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट भी होगी। और ये जो लास्ट कॉन्सेप्ट है यही है राष्ट्रीय आय। तो इस तरीके से आप इसे 8 अवधारणाओं को आप याद कर सकते हैं, 4 डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट और 4 नेशनल कॉन्सेप्ट, और जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वह 2 भागों में डिवाइड होंगे, एक ग्रॉस में और दूसरा नेट में। और फिर आप इसे जो ग्रॉस है वो भी फर्दर 2 में डिवाइड होगा, मार्केट प्राइस पे, फैक्टर कॉस्ट पे, और नेट भी 2 भागों में डिवाइड होगा, मार्केट प्राइस पे और फैक्टर कॉस्ट पे। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं इन 8 अवधारणाओं को। अब हम एक एक करके इन अवधारणाओं को विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो जो सबसे पहली अवधारणा है वह है जीडीपी, या जिसे हम हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। ये होता क्या है? जीडीपी बेसिकली किसी देश की जो देश की उत्पादन क्षमता है उसको दर्शाता है, इसलिए यह इतना महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। यह महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी हम किसी देश की आर्थिक शक्ति को मेजर करते हैं तो हम यह कहते हैं कि इस देश की जो जीडीपी है वह किस रेट से ग्रो कर रही है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस रेट से बढ़ रही है। तो आखिर यह होता क्या है? तो यदि इसकी परिभाषा में जाएं तो आप देख सकते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था के घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष, यानी कि यहाँ पे एक ही वित्तीय वर्ष की बात हो रही है, एक साल की बात हो रही है, तो किसी अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पे जो आप यहाँ रेड से देख रहे हैं वह अवधारणाएं काफ़ी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। इसलिए भी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं क्योंकि यही जो 4 चीज़ें हैं उनको यदि आप जीडीपी की परिभाषा में शामिल नहीं करेंगे तो वह आपका डेफिनेशन गलत हो जाएगा। जनरली हम समझते हैं कि एक वर्ष में जो उत्पादन होता है, जो समस्त उत्पादन होता है वही हमारा जीडीपी होता है, तो ऐसा नहीं है। एक वर्ष में जो उत्पादित वस्तुएं हैं तो केवल अंतिम जो वस्तुएं होंगी उनको शामिल किया जाएगा, तो और घरेलू सीमा के भीतर हो उनका उत्पादन। तो इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले घरेलू सीमा से क्या अभिप्राय है? घरेलू सीमा से अभिप्राय है कि आखिर वह जो जीडीपी है वह किस क्षेत्र की है। मान लीजिए यदि हमारी घरेलू सीमा भारत पूरा देश है तो भारत पूरा देश की स्थिति में हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की, और इस सीमा के अंदर
एक वित्तीय वर्ष से हमारा अभिप्राय है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का जो समय होता है उसे एक वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो उस सीमा के भीतर, यानी कि एक तो हो गया आपका जियोग्राफिकल बाउंड्री, मतलब ये जो हमारा जियोग्राफिकल बाउंड्री है उसके अंदर उत्पादन हो, और 1 वर्ष में ही उत्पादन हो, मतलब 1 वर्ष में इस सीमा के अंदर जितना वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, और किन वस्तुओं का, अंतिम वस्तु। अब यहाँ पे जानना जरूरी है कि आखिर यह अंतिम वस्तु जिसे हम इंग्लिश में फाइनल गुड्स कहते हैं वह क्या है। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उपयोग के लिए पूर्णतः तैयार हों। अब उपयोग के लिए तैयार हों से क्या अभिप्राय है? सपोज दैट एक सल्ट है जो कि एकदम पूरा बन चुका है, लेकिन उस सल्ट में अभी एक तो बटन नहीं लगे हैं, तो क्या उसे हम अंतिम वस्तु मानेंगे? नहीं, वह इंटरमीडिएट गुड्स है, न कि फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स वो वस्तुएं होती हैं जो पूर्णतः रेडी टू यूज हो, मतलब उसमें कुछ भी वैल्यू ऐड करना शेष ना हो, ऐसे वस्तुओं को हम अंतिम वस्तुएं कहते हैं। और जीडीपी या राष्ट्रीय आय में हम केवल अंतिम वस्तुओं को ही शामिल करते हैं। और अंतिम वस्तुओं के बाद भी एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह है मौद्रिक मूल्य। मौद्रिक मूल्य से क्या हमारा अभिप्राय है? मौद्रिक मूल्य से हमारा अभिप्राय है कि सपोज दैट एक अर्थव्यवस्था में बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन होता है। उदाहरण के लिए आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि मान लीजिए उस अर्थव्यवस्था में गेहूं का उत्पादन हो रहा है, ऑयल या तेल का उत्पादन हो रहा है, और टेबल्स का उत्पादन हो रहा है। तो अब यदि देखा जाए तो व्हीट जो है वह 30 रुपये केजी ही मिल रहा है, ऑयल्स 120 रुपये लीटर मिल रहा है, और जो टेबल है उसकी कीमत 1200 रुपये प्रति नग है। तो ऐसी स्थिति में यदि अर्थव्यवस्था में 20 केजी गेहूं का उत्पादन हुआ हो, 10 लीटर तेल का और 5 नग टेबल का उत्पादन हुआ हो, तो हम कैसे इन सभी टर्मों को जोड़ेंगे? हमें इनको जोड़ना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि हम इनका जो जोड़ होगा उसे किस यूनिट में, यानी कि किस मात्रक में हम डिनोट करेंगे? क्या इन सभी को हम केजी में डिनोट कर सकते हैं? नहीं। क्या इन सभी को हम लीटर में डिनोट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम वजन को लीटर में डिनोट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए जितनी भी वस्तुएं हैं उनको हम मुद्रा में बदलते हैं, मौद्रिक मूल्य में। जैसे कि 20 केजी यदि गेहूं है और 1 केजी गेहूं की कीमत 30 रुपये है, तो 20 तिहाई 600, यानी कि जो मौद्रिक मूल्य आएगा गेहूं का वो 600 रुपये हो जाएगा। इसी तरह से हम तेल के मूल्य को भी उसकी मात्रा से गुणा करके मौद्रिक मूल्य निकाल सकते हैं, और टेबल का भी। और अंत में हम चूँकि सारे जो उत्पादन थे वह मुद्रा में कन्वर्ट हो गए, मनी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट हो गए हैं, इसलिए हम उसे बहुत ही आसानी से जोड़ सकते हैं। इसलिए जीडीपी को यदि निकालना हो तो इसके लिए यह बहुत आवश्यक होता है कि हम जो सारे वैल्यू हैं उसे मौद्रिक मूल्य में डिनोट करें। तो इस तरीके से यदि आप इन सभी कॉन्सेप्टों को देख लिए तो आप जीडीपी का अभिप्राय समझ गए होंगे कि जीडीपी किसी देश की या किसी अर्थव्यवस्था की बाउंड्री के अंदर एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो मान लीजिए कि एक मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है और मध्य प्रदेश की जीडीपी हमको ज्ञात करनी है, और यदि मध्य प्रदेश में एक साल में केवल 5 पेन का उत्पादन हुआ हो और एक पेन की जो कीमत है वह 10 रुपये हो, तो मध्य प्रदेश की जीडीपी कितनी हो जाएगी? 50 रुपये। कैसे पता चला? 5 पेन को पेन के जो मूल्य है, कीमत है, उससे गुणा करके। तो ये इसी प्रकार से हम मौद्रिक मूल्य निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से जो मध्य प्रदेश का यदि सीमा के अंदर घरेलू सीमा के अंदर बात करें तो हम उसे मध्य प्रदेश की जीडीपी कहेंगे। यदि किसी जिले की यदि घरेलू सीमा को ले लें तो वह उस जिले का जीडीपी हो जाएगा। पूरे भारत के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था की यदि बात करें तो वह भारत का जीडीपी होगा, और विश्व का भी जीडीपी होता है। तो कुल मिला के जो सकल घरेलू उत्पाद होगा वह
किसी अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होगा। तो यह जीडीपी हो गया। अब यदि आप जीडीपी समझ गए, जीडीपी मतलब घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो यदि आप जीडीपी समझ गए तो बाकी सारे कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यदि जीडीपी आप समझ गए तो आप चलते हैं आगे के कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। तो जो अगला कॉन्सेप्ट है वह भी जीडीपी है, लेकिन जो पिछला जो जीडीपी हम देख रहे थे वह मौद्रिक मूल्य था, यानी मार्केट प्राइस पे था। लेकिन अभी जो हमें ज्ञात करना है वह फैक्टर कॉस्ट पे ज्ञात करना है, यानी कि साधन लागत फैक्टर कॉस्ट पे। तो यदि हमें जीडीपी मार्केट प्राइस पे पता है, मौद्रिक मूल्य पे पता है, तो हम बड़े आसानी से उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है, उसको यदि हम घटा दें तो हमें जो है वह मार्केट प्राइस का जो जीडीपी है वो कन्वर्ट हो जाएगा साधन लागत पे। अब यह कैसे होगा तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप एनआईटी का मतलब समझ लें। एनआईटी का जो फुल फॉर्म होता है वह नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब यह इनडायरेक्ट टैक्स निकलता कैसे है नेट इनडायरेक्ट टैक्स? तो इनडायरेक्ट टैक्स में जब हम सब्सिडी को माइनस कर देते हैं तो हमें एनआईटी प्राप्त हो जाता है, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसे एक उदाहरण के माध्यम से आप देखते हैं। सपोज दैट यह एक पेंसिल है जो किसी फैक्ट्री में तैयार हुई होगी। तो जब इस फैक्ट्री में तैयार की गई होगी, इस पेंसिल का उत्पादन किया होगा, तो उत्पादन के साधन लगे होंगे, भूमि, श्रम, पूंजी इत्यादि, और उन सारे साधनों की कुछ ना कुछ लागत होगी। तो इस पेंसिल को बनाने में सपोज दैट जो लागत लगी है, फैक्टर कॉस्ट मतलब होता है साधन लागत, यानी कि इस पेंसिल को बनाने में साधनों के रूप में कितनी लागत लगी है। तो मान लीजिए वह 7 रुपये है। तो क्या बाजार में, यानी मार्केट प्राइस जो है, बाजार मूल्य भी क्या इसका 7 रुपये होगा? तो आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि फैक्ट्री पे जिस लागत पे ये बनी है उस पे हम लगाते हैं टैक्स। तो मान लीजिए कि 7 रुपये की यह पेंसिल बनी फैक्ट्री में, और उस पे जो टैक्स लगा वह 4 रुपये का लगा, और तो जो कीमत हो गई वो कितनी हो गई? 7 तो उसकी लागत ही थी, अब उस पे 4 रुपये का टैक्स लग गया, तो 7 4 11। लेकिन कई बार जो सरकारें होती हैं वो टैक्स के साथ साथ सब्सिडी भी देती हैं। उदाहरण के लिए पेंसिल शिक्षा से रिलेटेड वस्तु है, और हो सकता है सरकार उस पर कुछ सब्सिडी देना चाहे, और वो सब्सिडी सपोज दैट 1 रुपये की है, तो हमको टैक्स में उसको माइनस करना पड़ेगा। तो आप इस प्रकार देखें कि साधन जो लागत था, यानी फैक्ट्री पे जो पेंसिल बनाने की कास्ट थी वो 7 रुपये थी, लेकिन उस पे लगा 4 रुपये का टैक्स और 1 रुपये का सब्सिडी। तो जो बाज़ार में आई, तो बाज़ार में आके उसकी प्राइस कितनी हो गई? मार्केट प्राइस 10 रुपये। तो जो मार्केट प्राइस होता है, यानी कि जो वस्तुएं हमें बाज़ार में मिलती हैं, उस पे हम टैक्स को जोड़ते हैं और सब्सिडी को घटाते हैं, और इसे ही हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ही यही होता है कि जब टैक्स में सब्सिडी को हम घटा दें, और जब भी हम मार्केट प्राइस कहीं देखें, यानी मार्केट प्राइस पे, और उसको हमको बदलना हो फैक्टर कॉस्ट पे, तो हमें माइनस एनआईटी कर देना है, या अन्य शब्दों में आप समझ सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स को हमें जोड़ देना है और सब्सिडी को घटा देना है। तो हमें पता चल जाएगा कि जीडीपी मार्केट प्राइस से हम उसको फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया है। आप जब भी आपको कोई भी राष्ट्रीय आय की अवधारणा यदि मार्केट प्राइस पे दिया हो, तो उसमें हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा के उसे हम फैक्टर कॉस्ट पे प्राप्त कर सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वह है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब यहाँ पे अभी तक जो हम देख रहे थे वह ग्रॉस देख रहे थे जी। यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो नेट का आ गया, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। तो जब भी नेट का कॉन्सेप्ट आप देखेंगे तो नेट मतलब होता है शुद्ध,
और शुद्ध हमें तभी प्राप्त होगा जब हम डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास को हम घटा देंगे। अब ये मूल्यह्रास क्या है? आपको पता होगा कि जब भी हम उत्पादन की प्रक्रिया में करते हैं तो हमारी मशीनें यूज होती हैं और उसमें टूट फूट या घिसावट होती है। तो जो टूट फूट या घिसावट होती है उसे ही हम मूल्यह्रास कहते हैं। तो जब भी हमें जीडीपी या ग्रॉस पता हो तो उसमें डिप्रिसिएशन को माइनस करने पे हमें नेट मिल जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में हमें रखना है। अब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन का मतलब या मूल्यह्रास का मतलब मैंने बताया कि कभी भी जब भी हम उत्पादन की प्रक्रिया करते हैं तो नॉर्मल वियर एंड टियर टूट फूट होती है, या फिर कई बार टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। टेक्नोलॉजी चेंज से हमारा अभिप्राय यह है कि पहले हम ब्लैक एंड वाइट टीवी का प्रयोग करते थे, सडनली कलर टीवी का आविष्कार हो जाने के कारण जो हमारा ब्लैक एंड वाइट टीवी है उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो गई। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि डेप्रिसिएशन सिर्फ वियर टियर से यानी नॉर्मल वियर टियर टूट फूट से ही नहीं होती, बल्कि चेंज इन टेक्नोलॉजी से भी डेप्रिसिएशन होता है। और यह एक तरीके का फिक्स्ड कैपिटल का कंजम्पशन है। मतलब जब भी आप देखते होंगे उत्पादन जब प्रक्रिया चलती है तो हम ये तो कह देते हैं कि 5 लाख का उत्पादन हुआ, लेकिन उस 5 लाख के उत्पादन करने में यदि 1 लाख के मशीनों की घिसावट हुई है तो उस स्थिति में जो हमारा वास्तविक उत्पादन है वह 5 लाख का नहीं हुआ है, 1 लाख की मशीनों की टूट फूट भी हुई है, इसलिए जो वास्तविक उत्पादन है वह 4 ही लाख का है और यही शुद्ध उत्पादन है। तो इसी तरह से शुद्ध जो सकल घरेलू उत्पाद है वह भी ज्ञात किया जाता है जब मशीनों में हुई टूट फूट को हम ग्रॉस में घटा देते हैं तो हमें शुद्ध मिल जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन का। अब डेप्रिसिएशन को मापा कैसे जा सकता है? तो इसे हम एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं। सपोज दैट ये कोई बस है और हमने इसे जो खरीदा है वह 5 लाख में, और इसकी जो इस्तेमाल की अवधि है वह है 10 साल, यानी 10 साल बाद यह बस आउटडेटेड हो जाएगा या उपयोग करने लायक नहीं बचेगा। 10 साल इसकी लाइफ है। तो ऐसी स्थिति में हम जान रहे हैं कि ये जो बस है वह 10 साल में ये बस की जो वैल्यू है 5 लाख वो ख़त्म हो जाएगी। तो प्रत्येक साल कितनी वैल्यू ख़त्म हो रही है यह कैसे पता चलेगा? तो कुल वैल्यू 5 लाख की है और इसकी जो अवधि है, जो इसका लाइफ लाइन है, टाइम है, वह है 10 साल। तो 5 लाख में हम जब 10 साल का भाग देंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रति साल इसमें 50,000 रुपये की कमी आएगी। तो यही डेप्रिसिएशन है। और हर साल यदि 50,000 की कमी आती है तो 10 साल, यदि पहले साल 50,000 की कमी आती है तो इसी रेट से 10 साल में यह 50,000 10वें साल तक पहुँचते पहुँचते 5 लाख हो जाएगी। यानी कि यह जो हमारा बस है वह पूरी तरीके से डेप्रिसिएट हो जाएगा और काम करने योग्य नहीं रह जाएगा। इसे ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं और इस तरह से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। तो जब भी हम ग्रॉस देखेंगे और उसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नेट। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वह नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है एट फैक्टर कॉस्ट। और जैसा कि हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में भी बताया है कि यदि हमें मार्केट प्राइस पता हो, यदि हमें यह पता हो कि मार्केट प्राइस क्या है, तो उसमें हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स से हमारा अभिप्राय है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। यानी कि हम जब भी मार्केट प्राइस पे कोई चीज़ दी हो उसमें एनआईटी को जब हम घटा देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटाने से हमारा अभिप्राय यही है कि हम इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे तो हमें फैक्टर कॉस्ट पता चल जाएगा। इसे आप चाहें तो एक उदाहरण के माध्यम से भी देख सकते हैं। सपोज दैट यदि पेन वाले एग्जाम्पल को ही हम देखें तो मान लीजिए उस पेन की जो कीमत थी वह 10 रुपये थी। अब यह मार्केट प्राइस पे है, हमें पता करना है फैक्टर कॉस्ट पे।
तो फैक्टर कॉस्ट पे पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इसमें जो टैक्स लगा था कितने का, 4 रुपये का, तो हम वो टैक्स घटा देंगे और टैक्स घटाने के साथ साथ सब्सिडी को हम जोड़ देंगे। तो जब टैक्स घटाएंगे 10 में से तो ये 6 रुपये और सब्सिडी को 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 रुपये। यानी कि फैक्ट्री में जो हमारा पेन था वह 7 रुपये में बना। तो इस तरीके से जब भी हम फैक्टर कॉस्ट निकालना चाहें तो उसमें से हमें इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देना है और सब्सिडी को जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा आपका, ये पेन था और 7 रुपये फैक्ट्री में इसकी लागत थी, 4 रुपये इस पर टैक्स लगा था और 1 रुपये सब्सिडी। तो इस तरीके से इसकी जो मार्केट प्राइस बनी वो 10 रुपये बनी। और यह चीज़ हमें पता कैसे चला, जब हमने उसमें टैक्स को जोड़ा और सब्सिडी को घटा दिया। तो यह उसका कॉन्सेप्ट है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि हमने बताया था आपको कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है 4th नंबर का, इसे ही हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा कि जो NDP होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट पे, वही हमारा डोमेस्टिक इनकम होता है। अब चलते हैं नेशनल कॉन्सेप्ट पे। तो जो पहला नेशनल कॉन्सेप्ट आता है वो हमारा आता है GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस पे। तो यदि आपको GDP पता हो मार्केट प्राइस पे तो आप NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, NFIA का फुल फॉर्म होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब ये क्या चीज़ होता है उसे हम पहले जान लीजिए। तो जैसा कि हमने बताया था आपको कि GDP से हमारा तात्पर्य होता है घरेलू उत्पादन से, सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि हमारे देश की बाउंड्री सीमा के अंदर। पर बहुत सारे हमारे देश के लोग विदेशों में कार्य करते हैं और विदेशों के लोग हमारे देश में कार्य करते हैं। तो ऐसी स्थिति में विदेशों से प्राप्त की गई अर्निंग को हमें अपने देश के GDP में जोड़ना होगा और उसके साथ साथ जो हमारे देश में कार्य कर रहे विदेशी लोग हैं उनको जो हम इनकम पेड करते हैं उसको घटाना होगा। तो जब हम ये काम कर देंगे तो हमें उस स्थिति में हमारी नेशनल जो GNP है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, वह हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम यही कार्य कर रहे हैं। हमने सबसे पहले जो है घरेलू उत्पादन जो हमारा है, सकल घरेलू उत्पाद, उसे प्राप्त किया, उसमें NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दिया। अब इसे जोड़ने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे लोग फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि हमारे लोग जो विदेशों से आय प्राप्त कर रहे हैं उसे हम जोड़ देंगे, और जो हमारे यहाँ लोग हैं और वह विदेशों से जो लोग हमारे काम कर रहे हैं हमारे देश में, उनको जो हम इनकम पेड करते हैं उसको हम घटा देंगे, क्योंकि वो हमारी इनकम नहीं है, वह विदेशियों की इनकम है। तो अपने देश के जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उनके इनकम को जोड़ देना, और जो हमारे देश में बाहर के लोग काम कर रहे हैं उनको इनकम को घटा देंगे। तो हमें पता चलेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और जो हमारा GDP है उसमें जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमें GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, पता चल जाएगा। हमारे देश की स्थिति में जो हमारा GNP होता है और जो GDP होता है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे वाले केस में विदेशों में जो हमारे लोग हैं वो, या जो हमारी कंपनियां विदेशों में हो, वो शायद उतनी उत्पादन नहीं करती है, इसलिए हमारा GNP और GDP लगभग बराबर रहता है। थोड़ा सा ही अंतर इन दोनों में रहता है। लेकिन एक छोटा सा देश है जापान, यदि आप उसका उदाहरण लेंगे तो जापान एक छोटा सा देश है, तो उसकी GDP तो बहुत कम है, लेकिन जब बात करते हैं हम GNP की तो वो बहुत ज़्यादा है GDP से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जापान की कंपनियां हैं उनकी फैक्ट्रियां पूरे विदेश, जितने भी फॉरेन कंट्री है, सब में है। उदाहरण के लिए भारत में भी सुजुकी जो कि कार निर्माता कंपनी है उसकी बहुत सारी फैक्ट्रियां भारत में हैं। तो ऐसे में वो जो सुजुकी कंपनी द्वारा जो अर्न की गई प्रॉफिट है वो वास्तव में हमारे देश की GDP में ऐड तो है, लेकिन वो वास्तव में जापान देश की
कहीं न कहीं राष्ट्रीय आय में शामिल होगी। और इसी तरीके से उस कंट्री का जीडीपी भले कम है, लेकिन जब जीएनपी की बात करें तो जापान की जीएनपी बहुत ज़्यादा है। तो जीएनपी से हमारा तात्पर्य यही है कि जब हम विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ते हैं और हमारे द्वारा जो विदेशी लोग आय प्राप्त करते हैं उसको यदि हम घटा दें तो हमें प्राप्त हो जाता है जीएनपी। तो यही जीएनपी का कॉन्सेप्ट है। अब जो फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, मतलब जो विदेश में लोग हैं वो किस तरह का फैक्टर इनकम, तो वही फैक्टर इनकम है। वेज, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड इत्यादि यही फैक्टर इनकम होते हैं मोस्टली। चलते हैं एक और कॉन्सेप्ट पे जिसे हम कहेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो यह फिर उसी तरीके से बहुत आसान है। यदि आपको मार्केट प्राइस पता है तो आप बड़ी ही आसानी से उसमें इनडायरेक्ट एनआईटी को घटा के आप मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट पे बदल सकते हैं। जब भी मार्केट प्राइस हो और उसे फैक्टर कॉस्ट में बदलना हो तो चुपचाप एनआईटी यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कर देंगे तो हमें मार्केट जो प्राइस होगा वह सीधे फैक्टर कॉस्ट में बदल जाएगा। इसी तरीके से जब भी हम नेट की बात करेंगे तो हम डेप्रिसिएशन घटा देंगे ग्रॉस में। तो ये दो कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे तो बाकी फार्मूले आपको याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अब चलते हैं हमारे 8वें कॉन्सेप्ट पे। तो यदि हमें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे पता है तो हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करेंगे, माइनस कर देंगे जीडीपी में, तो हमें बड़ी ही आसानी से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पता चल जाएगा। और इसे ही एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ, तो राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियाँ हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि आखिर वो 3 ही विधियाँ क्यों हैं। तो उसका उत्तर आपको मिलेगा आपके सर्कुलर फ्लो मॉडल में। यदि आपने देखा हो तो हमारे एक साइड होता था परिवार और दूसरे साइड होता था फर्म। हम देखते थे कि जो परिवार है वह उत्पादन के जो साधन था, भूमि, श्रम, पूंजी, वह सर्वप्रथम फर्म को देता था, जिससे फर्म जो उत्पादन के साधन प्रयोग करता था उसके बदले जो हाउसहोल्ड या परिवार है या कंज्यूमर जिसे हम कहते हैं उसे कुछ पे भी करता था। जैसे भूमि के बदले किराया, श्रम के बदले मजदूरी, पूंजी के बदले ब्याज और साहस या संगठन के बदले लाभ। तो इस तरीके से कार्य होता था। अब जब उत्पादन के साधन फर्म को मिल गए तो इन साधनों का उपयोग करके वह वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता था और उसे देता था किसको, परिवार को ही। और परिवार इन वस्तुओं और सेवाओं के बदले में फर्म पे को पेमेंट करता था या व्यय करता था। तो इस सर्कुलर फ्लो के माध्यम से यदि आपने देखा तो जो सबसे पहला काम होता था वो होता है उत्पादन। और उत्पादन कौन करता है, फर्म, वस्तुओं और सेवाओं का। और वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करता है उत्पादन के साधनों की सहायता से। और उत्पादन के साधनों का जो मालिक होता है वह और कोई नहीं बल्कि हाउसहोल्ड होता है। तो इसलिए हाउसहोल्ड को उनके साधनों के बदले आय देनी पड़ती है और यह आय है। और यदि सपोज दैट आय ये जो है वह 5,000 की है तो उत्पादन भी कितने का होगा, 5,000 का ही होगा। और उत्पादन 5,000 का होगा तो व्यय उन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में जो व्यय होगा वो भी कितने का होगा, 5,000 का ही होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो 3 कार्य यहाँ पे हुए हैं। एक तो उत्पादन हुआ है वस्तुओं और सेवाओं का, और दूसरी जो चीज़ हुई है वह हुई है आय मिला है, और तीसरा व्यय। और ये आप देखेंगे कि तीनों चीज़ें हमेशा बराबर रहती हैं। क्यों? क्योंकि यदि फर्म जो है वह उत्पादन के साधनों को लिया, और कितने के उत्पादन और के साधनों को लिया, 5,000 के, तो उत्पादन भी 5,000 के वस्तुओं और सेवाओं का करेगा। और चूंकि हाउस होल्ड की आय जो हुई है वो 5,000 की हुई है, इसलिए वह व्यय भी कितने का करेगा, 5,000 का। तो यदि आप आय चाहे पता कर लें, चाहे उत्पादन पता कर लें, या फिर व्यय पता कर लें, तो आप बड़ी ही आसानी से राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम प्राप्त कर सकते हैं।
इसी कॉन्सेप्ट के कारण जो हमारे राष्ट्रीय आय मापने की विधियां हैं वह 3 प्रकार की हैं। उत्पाद विधि, यानी कि आप उत्पादन की सहायता से राष्ट्रीय आय को नाप सकते हैं। दूसरा है आय विधि, यानी उत्पादन के साधनों को जो भुगतान हुआ है उससे आप आय विधि से भी राष्ट्रीय आय को नाप सकते हैं। और दूसरा है व्यय, मतलब जो हाउस होल्ड है या जो कंज्यूमर है व्यय कितना कर रहा है, यदि उसे आप ज्ञात कर लेंगे तो आपको राष्ट्रीय आय पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यदि उत्पाद विधि को हमको देखना है तो उत्पाद विधि को देखने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है वैल्यू एडेड का, उसे जानना बहुत आवश्यक है। वैल्यू एडेड को पता यदि आपको करना है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंटरमीडिएट कंजम्पशन को घटा देना है। उदाहरण के लिए एक बिस्किट है जिसकी कीमत मान लीजिए 10 रुपये है और उस बिस्किट को बनाने में जो आप कह सकते हैं मैदा लगा है, जो फ्लोर लगा है, उसकी कीमत यदि 7 रुपये है तो बिस्किट वाले ने कितने का वैल्यू ऐड किया? तो बिस्किट वाले ने जो वैल्यू ऐड किया है वो महज 3 रुपये का किया है। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट भले ही 10 रुपये है, लेकिन ये जो 7 है वह पहले से ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी 7 रुपये का हमने आटा का इस्तेमाल कर लिया है तब 10 रुपये की वस्तु बनाई है। तो हमारे द्वारा जो वैल्यू ऐड किया गया है वो एक्चुअली में 3 रुपये का ही किया गया है, तो इसे कहते हैं वैल्यू ऐड। और सारे वैल्यू जो ऐड होते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड होते हैं, यदि उनको सम कर दिया जाए तो हमें जीडीपी पता चल जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति द्वारा जो वैल्यू ऐड किया गया है उसको यदि हम जोड़ दें तो हमें बड़े आसानी से जीडीपी एट मार्केट प्राइस पता चल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है उत्पाद विधि का। अब इन तीनों विधियों को एक चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं, यानी कि राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियां हैं। पहला जो मेथड है उसको हम कहते हैं आउटपुट या उत्पाद विधि। तो उत्पाद विधि में वही प्राइमरी सेक्टर में आप सब जानते हैं कि एज एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर, एग्रीकल्चर, वानिकी, खनन, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर द्वारा कितना ग्रॉस वैल्यू ऐड किया गया, वैल्यू ऐड करना का मतलब कितने का उनके द्वारा उत्पादन में सहयोग किया गया। इसी तरीके से सेकेंडरी सेक्टर द्वारा कितना जीबीए किया गया, यानी ग्रॉस वैल्यू ऐड किया गया, उत्पादन किया गया। सेकेंडरी सेक्टर से हमारा अभिप्राय औद्योगिक क्षेत्र से होता है, इंडस्ट्री से होता है। और लास्ट सेवा क्षेत्र, जिसमें होटल, ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग और सारी सेवाएं देने वाले लोग होते हैं, तो उनके द्वारा कितना ग्रॉस वैल्यू ऐड किया गया, इन तीनों को सम कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा आउटपुट मेथड से किस तरीके से हम जीडीपी निकालते हैं। ठीक इसी तरीके से इनकम मेथड है। तो इनकम मेथड में जो हमारे उत्पादन के साधन हैं, जैसे भूमि है उनको उसको रेंट मिलता है, इसी तरीके से आपको रॉयल्टी मिलती है, जो पूंजी होगा उसको ब्याज मिलता है, जो साहस या संगठन होता है उसे हमें जानते हैं हमें प्रॉफिट मिलता है, मजदूरों को वेजेस मिलते हैं। तो इस तरीके से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय से हमारा अभिप्राय वेजेज और सैलरी से ही है। आप सब जानते हैं कि जो वेज होता है वो डेली मिलता है, और जब मंथली वाइज वो मिलता है तो उसे सैलरी कहते हैं, जब ईयर वाइज मिलता है उसे हम पैकेज कहते हैं। तो ये सारे जो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, मतलब जो हमें मजदूरी के बदले जो पेमेंट होता है वो है। तो या तो आप उत्पादन से राष्ट्रीय आय निकाल लें, या तो आप इनकम से भी राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। और एक तीसरा जो तरीका अभी हमने चर्चा किया है वह है हमारा व्यय, यानी कि हम देखें तो उपभोग, कंजम्पशन पे कितना व्यय करते हैं, इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश पे कितना व्यय करते हैं, सरकार कितना व्यय करती है, और फिर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी हमारे द्वारा एक्सपोर्ट पे किया गया व्यय और या तो हमारे द्वारा जो इंपोर्ट किया गया है वो कितने का किया गया है, उसका डिफरेंस यदि हम ज्ञात कर लें तो हम इससे भी राष्ट्रीय आय को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब आउटपुट जो मेथड है उसमें हमने देखा कि हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के द्वारा कितना वैल्यू ऐड किया गया है, जीबीए ग्रॉस वैल्यू ऐड, उसको हमने मेजर किया। तो जब भी हम मेजर करेंगे तो ये हमारा दे देगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी से हम किस तरीके से राष्ट्रीय आय यानी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचेंगे। तो अब सबसे पहले तो ये है मार्केट प्राइस पे और दूसरा है ग्रॉस है। तो सबसे पहले तो ग्रॉस को नेट में बदलने के लिए हमें डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट पे बदलना है तो एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटाना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो जीएन बन जाएगा यानी ग्रॉस नेट बन जाएगा और यदि इन नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी घटा देंगे तो ये जो एमपी है मार्केट प्राइस वो फैक्टर कॉस्ट पे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये हमारा हो गया डोमेस्टिक इनकम या जिसे हम कहते हैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये फैक्टर कॉस्ट में बदल गया। लेकिन जो राष्ट्रीय आय है वह क्या है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएन यानी कि अभी ये जो डी है उसको एन में कन्वर्ट करना है। तो हमने बताया था आपको कि जब भी हमें डोमेस्टिक को नेट नेशनल में बदलना है तो हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि जो हमारे देश के लोग विदेशों में काम कर रहे हैं उनका पैसा ऐड करना है और विदेश के लोग जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनका पैसा घटा देना है। तो हमें पता चल जाएगा हमारा नेशनल इनकम घटाएंगे, हमें नेशनल इनकम या फिर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से इनकम मेथड में यदि हम बात करें तो इनकम मेथड पे चूँकि जो उत्पादन के साधन थे हमारे उस सारों का इनकम हम ऐड कर दिए हैं तो इसलिए हमें डायरेक्ट डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इसलिए क्योंकि साधन लागतों की ही तो यहाँ पे बात की जा रही है, मतलब जो साधनों को जो इनकम मिल रहा है तो हमें डायरेक्ट जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ही प्राप्त होगा जिसे हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। और डोमेस्टिक इनकम में सेम इसी तरीके से यदि जो हमारा यह घरेलू उत्पादन है और इसमें विदेशियों द्वारा प्राप्त आय घटा दें और जो हमारे लोग हैं वो जो विदेश में काम कर रहे हैं उनके आय को जोड़ दें यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दें तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगा। यदि एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें तो हमें जब हम कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट पे एक्सपेंडिचर, सरकार द्वारा एक्सपेंडिचर और हमारे द्वारा जो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट यानी जो एक्सपोर्ट किया गया उसका जो हमें जो एक्सपोर्ट के बाद जो हमें प्राप्त हुआ है उसको हम ऐड करेंगे और इंपोर्ट करने से जो हमारा जो मनी है जो बाहर गया है उसको हम घटाएंगे। तो इस करने के बाद हमें जीडीपी प्राप्त होगा एट मार्केट प्राइस। और हम सबको पता है कि जब भी मार्केट प्राइस पे हो कोई चीज़ तो उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा के फैक्टर कॉस्ट में बदल लेंगे और ग्रॉस को नेट में बदलने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। आगे स्टेज में हमें डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगा और डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए एनएफआईए को ऐड कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, तो हमें नेशनल इनकम प्राप्त हो जाएगा। तो इस 3 तरीक़ों से हम राष्ट्रीय आय को मेज़र करते हैं। तो आप ये तीनों तरीके याद करेंगे, इस चार्ट को अच्छे से अध्ययन करेंगे तो आप राष्ट्रीय आय मापने की तीनों विधियों के बारे में परिचित हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। उसमें से महत्वपूर्ण है प्राइवेट इनकम। तो प्राइवेट इनकम कैसे प्राप्त किया जाता है, तो हमारा जो फैक्टर इनकम होता है, फैक्टर इनकम से अभिप्राय उत्पादन के साधनों जो है भूमि, श्रम, पूंजी और साहसी, जिनको जो फैक्टर इनकम प्राप्त होता है क्रमशः रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, उन सब को जो जोड़ देते हैं और उसमें 2 तरीके की इनकम होती है। एक तो प्राइवेट सेक्टर की इनकम होती है, दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर की। तो यहाँ पे केवल हम प्राइवेट सेक्टर की इनकम ले रहे हैं तो उनका फैक्टर इनकम, और प्राइवेट इनकम में सिर्फ फैक्टर इनकम नहीं इंक्लूड होता है, फैक्टर इनकम के साथ साथ ट्रांसफ़र इनकम वह इनकम होता है जिसके लिए आप कोई कार्य न किए हों। जैसे जब फैक्टर इनकम की बात करें तो फैक्टर इनकम के लिए आपको अपनी सेवाएं देनी पड़ती है और ट्रांसफ़र इनकम आपके को ट्रांसफ़र हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं स्कॉलरशिप हो गया, बेरोजगारी भत्ता हो गया। तो स्कॉलरशिप के लिए आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, ना ही बेरोजगारी भत्ता के लिए आपको कोई कार्य करना पड़ता है, बल्कि सरकार टैक्स पेयर के पैसे को आपके पास ट्रांसफ़र कर देती है, इसीलिए इसे ट्रांसफ़र इनकम कहा जाता है। ट्रांसफ़र इनकम का एक उदाहरण मिलने वाला ब्याज भी है जो नेशनल डेब्ट पे मिलता है, यानी सरकार कई बार
जब सरकार को आवश्यकताएं रहती है तो वह आम पब्लिक से अपने बॉन्ड, डिवेंचर इत्यादि जारी करके कर्ज लेती है और बदले में उनको ब्याज चुकाती है। तो इस तरह के जो ब्याज सरकारों द्वारा चुकाया जाता है उसे भी हम ट्रांसफ़र इनकम भी कहते हैं। तो फैक्टर इनकम के साथ जो हमारा उनको ट्रांसफ़र इनकम प्राइवेट सेक्टर को मिलता है उसको यदि जोड़ दिया जाए तो प्राइवेट इनकम हम आसानी से निकाल सकते हैं। प्राइवेट इनकम से हम पर्सनल इनकम बना सकते हैं। पर्सनल इनकम क्या होता है? प्राइवेट इनकम में जो होता है उसमें प्राइवेट सेक्टर के ऊपर लगने वाला निगम कर, जिसे हम कारपोरेट टैक्स कहते हैं, जो कि कंपनियों पे लगता है, उसको घटा दें और प्लस रिटेन्ड अर्निंग, यानी कि ऐसे अर्निंग जो प्राइवेट सेक्टर अपने पास रखना चाहता है ताकि उस अर्निंग से वह अपने फ्यूचर में एक्सपांसन वगैरह कर सके, अपने कंपनी का विस्तार कर सके, नई टेक्नोलॉजी को ला सके। तो ऐसे कुछ पैसे वो बचा के अपने कंपनी के विकास कार्यों के लिए रखता है, प्लस जो उसे कर के रूप में भुगतान करने हैं उनको। यदि प्राइवेट इनकम में इन दो अमाउंट्स को घटा दिया जाए तो जो बचा इनकम होता है वह पर्सनल इनकम होता है। इस तरह से पर्सनल इनकम हमें प्राइवेट इनकम से प्राप्त हो जाता है। पर्सनल इनकम के बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वह पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का होता है। डिस्पोजल का मतलब जिसको हम उपभोग कर सकें या जिसे हम खर्च कर सकें। तो पर्सनल इनकम तो हमारे पास हो गया है। अब पर्सनल इनकम से डिस्पोजेबल इनकम कैसे प्राप्त करेंगे? तो जब भी व्यक्ति को पर्सनल इनकम प्राप्त होता है तो वह पूरा इनकम को खर्च करने में या उपभोग करने में नहीं व्यय कर देता है। पर्सनल इनकम का एक भाग उसे टैक्स के रूप में देना पड़ता है। इसके अलावा कई तरह के फीस और फाइन्स भी है जो सरकार द्वारा इम्पोज किए जाते हैं। तो पर्सनल इनकम में टैक्स तथा फीस और फाइन को घटा दिया जाएगा तो जो बचेगा वह खर्च करने के लिए या उपभोग करने के लिए इनकम होता है। उसे ही हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। अब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के बाद एक कॉन्सेप्ट होता है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम को भी बड़ी आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको नेशनल इनकम पता होना चाहिए। नेशनल इनकम में नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसे हम जितने तरह के टैक्स हैं उनको यदि हम घटा दें और जो हमारा नेट करेंट ट्रांसफ़र है, मतलब नेट का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि बहुत सारे ऐसे ट्रांसफ़र पेमेंट होते हैं जो हमारे द्वारा विदेश को किए जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर बहुत सारे ऐसे भी ट्रांसफ़र इनकम होती है जो विदेशों से हमें प्राप्त करते हैं। तो उन दोनों के अंतर को यदि हम ऐड कर दें तो हमें नेशनल डिस्पोजेबल इनकम या जिसको हम राष्ट्रीय उपभोग आय कहते हैं उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में जो कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं, तो जो हमारा नेशनल इनकम है उसमें हमारी टोटल पॉपुलेशन से यदि हम भाग दे दें तो हमें पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय पता चल जाएगी। सपोज दैट एक उदाहरण देते हैं कि यदि किसी देश की नेशनल इनकम 500 है और उस देश में हाइपोथेटिकल एक काल्पनिक एग्जाम्पल है जो कि जो जनसंख्या है वह 10 लोगों की है, तो नेशनल इनकम 500 रुपये डिवाइडेड बाई 10 यानी प्रत्येक व्यक्ति को की जो आय है वह 50 रुपये है। तो इसे ही हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं और इसे ज्ञात करने का फार्मूला बहुत सिंपल है। जो हमारा टोटल नेशनल इनकम है उसमें टोटल पॉपुलेशन से भाग दे के हम पर कैपिटा इनकम बड़े ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यह राष्ट्रीय आय एवं उसकी कुछ अवधारणाएँ हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए। धन्यवाद।